फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, जो अभी वीडियो कर रहे हैं वो है टर्की अटैक ऑन आर्मेनिया, आर्मेनिया जेनोसाइड, आर्मेनिया अजरबैजान कॉन्फ्लिक्ट। तो फ्रेंड्स, हमने इनका पहला वीडियो भी किया था जिसमें उन्होंने थोड़ा बेसिक नॉलेज देने की कोशिश की थी बिटवीन दीज टू कंट्रीज की क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है अब अटैक हो गया है या कुछ इस टाइप से हो रहा है, टर्की ने शायद अटैक कर दिया है। तो वीडियो देख के पता करते हैं इन्फॉर्मेशन की एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यस फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद। देखिए, हम आपको पहले वाले क्लास में आपको बताए थे कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में नोगोर्नो को लेकर एक विवाद हो गया है। अब ये विवाद को लेकर इन दोनों में आपस में लड़ाई हुआ। आर्मेनिया ने क्या किया, अजरबैजान के जहाज को, हेलीकॉप्टर को मारकर गिरा दिया यहाँ पर। अब इन दोनों में विवाद चल ही रहा था कि अगर आप यहाँ पे पूरे दुनिया के नक्शा में देखेंगे तो ये आर्मेनिया है, ये अजरबैजान है और ये आर्मेनिया है। अब यहाँ पर हिंदुस्तान है तो आप देख रहे हैं ये कितनी दूरी है यहाँ से। इंडिया इसलिए रख रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि इंडिया से इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर भाई साहब ये तुर्की है, तुर्की ने आज एक अलग सा कांड कर दिया। तुर्की के जहाज ने घुसकर आर्मेनिया में आर्मेनिया के जहाज को मार के गिरा दिया। मतलब अजरबैजान के साथ तुर्की इस कदर है कि आर्मेनिया में घुसकर हमला कर दिया, जबकि इस स्थिति 2 दिन पहले उल्टी थी। आर्मेनिया फ्रंट फुट पर था, आर्मेनिया हमलावर हो गया था, इसने अजरबैजान के जहाज को मार के गिरा दिया था। अजरबैजान ने किसको बोला, तुर्की को बोला। अजरबैजान बोला तुर्की को, तुर्की ने मार के आर्मेनिया का SU-25 है, 35 नहीं है, SU-25 एक पुराना किस्म का जहाज है, हालांकि ये डबल इंजन का था ये, लेकिन ओल्ड डेटेड था, तो इसको मार के गिरा दिया। तुर्की ने F-16 नामक जहाज से मार के गिरा दिया। ये काफी एडवांस जहाज है और इसने कई सारी लड़ाइयों में इसको परखा जा चुका है। अब इस पर भड़क गया है आर्मेनिया। आर्मेनिया का क्या कहना है, आर्मेनिया कह रहा है कि देख भैया, आर्मेनिया ये भाग गया रूस के पास। रूस में आर्मेनिया क्यों भागा, ये है आर्मेनिया, ये भागा है रूस में। रूस में इसने कैस्ट्रो सेना के पास भाग गया। कैस्ट्रो का फुल फॉर्म होता है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। इसमें कहा गया है कि यहाँ पर टोटल 6 देश थे, यहाँ पर उस समय तो 8 थे। अभी क्या है, कहा गया कि इन देशों पर अगर कोई हमला करेगा तो हम सब मिलकर उसको मारेंगे। मतलब एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। तो सीधे भाग रहे हैं कैस्ट्रो के पास। रूस कह रहा है कि नहीं नहीं, रुको रुको, अभी हम लोग इसको समझते हैं, ऐसा ऐसा थोड़ी ना हमला कर देंगे तुर्की पर। रूस डर रहा है। रीजन समझिए क्या है कि जो तुर्की है ना, तुर्की नाटो का सदस्य है। तुर्की जो है वो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें 29 देश है, पहले 28 थे। अब इनका देखिए, ये जो ब्लू कलर से रंगे हैं ये ससुरे हैं सब नाटो वाले देश। अब इनका भी सेम नियम है कि हमारे किसी एक पर हमला मारेगा तो हम सब मिलकर मारेंगे। अब इसमें फंस गया है रूस कि अगर वो आर्मेनिया के चक्कर में आएगा तो मरा जाएगा, क्योंकि रूस की अर्थव्यवस्था भी उतनी अच्छी है नहीं। रूस तो अब पूरी तरह से बिखर रहा है वहां पर, और ये सब छोटा छोटा चक्कर में। इधर टर्की एकदम भयानक चल रहा है, टर्की एकदम मन बढ़ी पे रहा। आप देख रहे हैं इधर कुछ सालों में टर्की के जो तैयबुल अर्दोगान है कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो रहे हैं यहाँ पर। अब नाटो वाले इनको समझा रहे हैं, और ये नाटो के नेतृत्व में सबसे आगे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस है। ये तुर्की को समझा रहे हैं, पगला कहीं का तोरे चक्कर में हम सब लोग मार करेंगे। और यहाँ पर अगर इसको देखेंगे कैस्ट्रो को, तो ये समझा रहा है आर्मेनिया को कि भाई अभी शांति से माहौल को बचा लो। अब इसमें भारत देख रहा है, भारत कहाँ पे, इससे पहले वाले में भी आपको समझाए थे। अब जरा समझिए कि तुर्की अपने आप को इतना हीरो क्यों समझ रहा है। तो अगर आप आज से 400 साल पीछे जाइएगा ना, तो ऑटोमन राज्य था। ये हरा वाला जो देश देख रहे हैं, इतना बड़ा एक देश था जिसका नाम था ऑटोमन साम्राज्य। ये 3 महाद्वीपों में फैला था। सोचिए कैसे, यूरोप से चालू होता है ये बाल्कन देश से, और ये आर्मेनिया, तुर्की होते हुए ये देखिए, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया। हम इंडिया हल्का सा दिख रहा था, हम बता दिए ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इंडिया के पास तक, ईरान तक ऑटोमन साम्राज्य था। तो ये देखिए, अफ्रीका से, यूरोप से एशिया में, फिर अफ्रीका तक में इसका पूरा साम्राज्य फैला था ऑटोमन साम्राज्य का। लेकिन धीरे धीरे ऑटोमन साम्राज्य क्या होने लगे, बिखरने लगे।
जब ऑटोमन साम्राज्य था 19वीं सदी में, ऑटोमन साम्राज्य का बिखराव चालू हुआ, तो उस समय यहाँ है टर्की, आज का टर्की यहीं पर है। ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी यहीं हुआ करती थी, कुस्तुनतुनिया में, आज के समय में यहाँ इस्तांबुल है। अब ये तुर्की के जस्ट बगल में ये आपका आर्मेनिया है और ये अजरबैजान है। तो आर्मेनिया में उस समय यहूदी और जो ईसाई थे उन लोगों का यहाँ पर बहुत सी ज़्यादा नरसंहार किया गया। नरसंहार उसे कहा जाता है जब आप बिना वजह किसी व्यक्ति को सामूहिक उस जाति के लोग या उस भाषा को बोलने वाले लोगों को मारने लगते हैं, इसे क्या कहा जाता है? सामूहिक नरसंहार कहा जाता है। तो उस समय ऑटोमन साम्राज्य वालों ने इसका बहुत बुरा आर्मेनिया का नरसंहार किया था, जो इतिहास के काले अक्षरों में लिखा गया है। खोज खोज के बिना मतलब मार दिया गया आर्मेनिया के लोगों को, चाहे वो ज्यूज हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, कि भैया हमारा पावरफुल है। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखिएगा तो बहुत सारे ऐसी घटनाएं मिलेंगी जो गलत है। ये वहाँ पे तुर्की के द्वारा आर्मेनिया का जेनोसाइड यानी नरसंहार गलत है। हिटलर द्वारा ज्यूज का भी गलत है। तुर्क या इजराइल द्वारा लेबनान में भी किया जाना गलत है। रीजन क्या है कि भाई आपकी राजनीतिक लड़ाई में ये मासूम बच्चे क्यों मरने लगते हैं? इन लोगों को क्या कांड होता है यहाँ पर? आपके नेतृत्व में आप अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं, सब गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी को जेनोसाइड में इतना लॉस हो जाएगा, मतलब पूरी एक मानवता शर्मसार हो गई। अब तुर्की जो है वो इस बात को मानने को रेडी नहीं है, कहता है कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अब इसी को लेकर एक और बहस छिड़ गई। तुर्की कहता है कि ऐसा हुआ ही नहीं था। इसी में एक रिपोर्ट आ गई, इसका विस्टेकर रिपोर्ट आई 1985 में। इसमें कह दिया कि नहीं ऐसा हुआ था, लगभग 1.5 लाख लोगों को मार दिया गया था। अब तुर्की इसको मानने को रेडी ही नहीं है। इतना कि अगर आप तुर्की में इंटरनेट पे जाके इसको सर्च कर देते हैं या कोई वीडियो अपलोड करते हैं या कुछ इस पर पब्लिश कर देते हैं, ब्लॉग लिख देते हैं, तो आपको जेल हो जाएगी तुर्की में। ये तुर्की में भाई साहब इतना खतरनाक रूल बना दिया इन लोगों ने। अब तुर्की का साथ देने के लिए बेताब बैठे हैं। कौन? ये पाकिस्तान भाई साहब। इनको क्या करना है ये जानते हैं कि तुर्की के पास टेक्नोलॉजी है, तुर्की के पास पैसा है, ईरान के पास पेट्रोल है और आतंकवादी के पास तो इन लोग की कोई कमी ही नहीं। तो ऐसा गठबंधन बहुत जबरदस्त रहेगा, पूरी दुनिया को हम लोग चला सकते हैं लोग यहाँ पर। तो इसलिए ये तुर्की के फेवर में रहते हैं भाई साहब। ये तुर्की के फेवर में इस कदर हैं जिसका कोई हद नहीं। इतना तो गुलाम भी फेवर में नहीं रहता है। ये कहते हैं कि इसने बोला, अब तैयबुल अर्दोगान ने बोला कि इनका अपना देश का मैटर है। आप समझिए हम काहे को इंटरफेयर करेंगे? हम भाई साहब की बात बताते हैं। इन्होंने कहा कि देखो जो आर्मेनिया में लोगों को मारा गया था ना, आप ये बात मन में नहीं कीजिएगा कि ऐसा माना गया था, आप कह दीजिएगा गलत है। तो इनकी वफादारी देखिए। इन्होंने कहा कि गलत है, अरे गोली मारिए, हम तो ये मन में नहीं करेंगे आर्मेनिया कोनो देश है। अरे भाई साहब ऐसा वफादार मिल जाए तो हम लोग के यहाँ तो ऐसा वफादार कुत्ता भी नहीं होता है सब। ये लोग कितने वफादार हैं सोचिए। इन्होंने कहा कि आप बस ये मत मानिएगा कि आर्मेनिया में हत्या हुआ था, ये एक कदम और आगे, आर्मेनिया को देश नहीं मानता है। भाई जब तू 2-4 साल और वेट कर, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग एक नक्शा से देश गायब हो जाए। बताइए ये कितना गलत मानसिकता है। भाई कोई घटना हो गई थी, जरूरी है, हर देश में होता है। आप हमारा इतिहास उठा के देखेंगे, हिंदुस्तान में कलिंग युद्ध में अशोक ने कितना को मार दिया, तो क्या हम लोग ये कह देने लगेंगे कि कलिंग था ही नहीं, अशोक था ही नहीं? अरे भैया इतिहास में कुछ घटनाएं हो जाती हैं, हम लोग तो स्वीकार करते हैं और सहज स्वीकार करते हैं कि अशोक इतना क्रूर था जिसने कलिंग में लाश बिछा दिया। लेकिन वही अशोक फिर सुधर भी तो गया। तो भैया गलती करना इंसान की पहचान है, लेकिन सुधर जा भैया, फिर ये कहने का सेंस तो ये मानता ही नहीं है यहाँ पर। अब इसमें भारत लपेटे में आता है, इसको क्या फायदा है? तो ये कहता है इमरान खान, मतलब पाकिस्तान, कि आप भी कहिएगा कि कश्मीर हमारा है। तो मतलब ये कश्मीर के मुद्दे पर इनके साथ खड़े रहते हैं और ये आर्मेनिया के मुद्दे पर उनके साथ खड़े रहते हैं। अब इसमें भारत पीसा जाता है कि भारत को तुर्की का साथ चाहिए, क्योंकि भारत और तुर्की में टूरिज्म बहुत ज़्यादा है। यहाँ से लोग घूमने वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोग भी यहाँ आते हैं, स्टूडेंट्स भी जाते हैं, इंडस्ट्रीज भी बहुत बढ़ रहा है। 10 बिलियन से ज़्यादा का व्यापार हो रहा है और ये आगे जाके बढ़ेगा ही, क्योंकि तुर्की भी डेवलपिंग कंट्री में है और हम लोग भी डेवलपिंग कंट्री में हैं। हम लोग भी अच्छे हैं, लेकिन हम लोग को आर्मेनिया को भी लेके चल रहा है, आर्मेनिया को भी हम हथियार दे रहे हैं। अजरबैजान भी हमारे लिए जरूरी है। रीजन समझिए, हमारे लिए सब जरूरी है भैया। हमको क्या जरूरत है दूसरे को मच में पढ़ने के लिए? देखिए तुर्की से हमको ट्रेड करना है, पहला रीजन। तुर्की हमारे लिए जरूरी है, तुर्की से ट्रेड करना है। आर्मेनिया को हम हथियार बेचते हैं और अजरबैजान फ्यूचर में हमको पेट्रोल की सप्लाई कर सकता है। तो हमको इन तीनों से संबंध बना के रखना है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि हमारा अपना घाटा ना हो। इसलिए तुर्की वाला थोड़ा ज्यादा होशियार बन रहा है। तो ये तुर्की वाला पाकिस्तान से कुछ ज्यादा साठगांठ कर लिए थे, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इधर मोदी बैठल है। ई का किए यूएनओ में गए थे भाषण देने के लिए।
आर्मेनिया के प्रधानमंत्री को फोन करके अचानक बुला लिए, आइए हम लोग मीटिंग करते हैं। ये तो अचानक बुलाने में माहिर आदमी है। अचानक पत्नी से क्या झगड़ा हो गया, अचानक प्रधानमंत्री बन गए, अचानक इमरान खान के बेटी के ब्याह में चल गए, तो अचानक झटका देने के लिए मशहूर आदमी है। आप जनवे करते हैं, अचानक सर्जिकल स्ट्राइक, अचानक एयर स्ट्राइक, अचानक नोट बंद, अचानक जीएसटी, अचानक किसान बिल। ये भाई साहब नरेंद्र मोदी ब्रैकेट में लिखना चाहिए अचानक। तो ये अचानक बुला लिए इनको। अब तुर्की वाले को भाई साहब को बुरा लग गया। अब मोदी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? ये यही देना चाहते हैं कि भाई साहब अगर आप पाकिस्तान के साथ मिलके, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पाकिस्तान से मिलकर कश्मीर का मुद्दा उठाइएगा तो याद रखिए कि हम भी आर्मेनिया से उठकर आर्मेनिया के साथ मिलकर और आर्मेनिया के जेनोसाइड का मुद्दा उठाएंगे। पाकिस्तान अगर किसी मुद्दा को उठाता है तो दुनिया में उसकी कोई खास वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अगर भारत उठा दे तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम लोग। यहाँ पर हमारी बात की वैल्यू होती है कि ये लोग फालतू बातें नहीं उठाते। इसलिए तुर्की वाले भाई साहब हम आपसे हाथ जोड़ के कहते हैं कि देखिए हमसे आपका रिश्ता अच्छा है, लेकिन कश्मीर मुद्दे के ऊपर पे आप आएंगे ना तो देश से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं होता है। कुछ को छोड़ सकता है आदमी, पहले देश हो गया, बाद में कुछ देखेंगे लोग। तो हमें व्यापार भी करना है, हमें तुर्की चाहिए फ्यूचर के लिए, आर्मेनिया चाहिए पेट्रोल के लिए, हथियार बेचने के लिए, और अजरबैजान चाहिए पेट्रोल के लिए। लड़ो ससुरो तुम लोग यहाँ पे, हम लोग को क्या मतलब है, हम लोग को बस साइड से रहना है। लेकिन हाँ भाई देश के मैटर पे आओगे ना तो हम लोग किसी को ना सुनने वाले हैं, चाहे कुछ हो जाए। रूस हमारा इतना अच्छा दोस्त है, रूस चिल्लाते रह गया कि आप अमेरिका से हथियार मत खरीदिए, लेकिन हमारे देश को जरूरत था एडवांस, हम खरीद लिए। और वही अमेरिका चिल्लाते रह गया कि रूस से आप S-400 मिसाइल मत खरीदिए, हम खरीद लिए। क्योंकि हमारे लिए जाति धर्म मजहब दोस्ती साइड में, सबसे पहले देश, हमारा देश रहना चाहिए, बाद में कुछ रहे चाहे ना रहे। तो हम लोग भी बहुत सोची समझी रणनीति से चल रहे हैं। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो तो अच्छा था, इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी है, और इसमें ये बताया कि टर्की और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ क्यों हैं। दोनों अपना फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं कि टर्की को चाहिए पाकिस्तान का सपोर्ट, कि वो बता दे कि कभी जो हिस्ट्री में नहीं हुआ कि हमने कोई लोगों को नहीं ऐसे मतलब मारा या कुछ, और पाकिस्तान कह रहा है हाँ हम तो ये बोल देंगे और साथ में आप हमें सपोर्ट कर दो जम्मू और कश्मीर के इशू में। तो उन लोगों ने अपना इस टाइप से एक अलायंस टाइप बना ली है। तो मेरे ख्याल से तो मोदी जी ने बहुत ही अच्छा किया कि जब टर्की जो है अगर फ्रेंडशिप कर रहे हैं पाकिस्तान से जो हमारा एनिमी है, तो ऑब्वियसली फिर हम फ्रेंडशिप करेंगे जो तुम्हारा एनिमी है। तो हम आर्मेनिया के साथ करेंगे और सपोर्ट करेंगे कि यार जो आप लोगों ने किया था वो हुआ था हिस्ट्री में, वो गलत था। तो वो मैसेज स्ट्रॉन्ग तो इंडिया को भेजना पड़ेगा। अगर आप चुप बैठे रहोगे तो वो और ऐसे बातें करेंगे और सपोर्ट करते रहेंगे। और जम्मू कश्मीर के इशू में हम तो बिल्कुल भी उसको लाइटली लेंगे नहीं और ना लेना चाहिए हमें। तो मेरे ख्याल से तो मोदी जी ने बहुत अच्छा एक स्टेप लिया जिससे टर्की को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी जाएगा कि हम चुप नहीं बैठेंगे, तो आप जो भी कर रहे हो उसके रिपरकशंस हो सकते हैं, तो आप थोड़ा सोच समझ के जो भी कर रहे हो वो करो। तो मैं तो बोलूंगी मोदी जी का स्टेप बहुत अच्छा था। और रिगार्डिंग कि जब उन्होंने बताया कि वहां पे नेटो है और यहाँ पे ये है, और उसकी वजह से अब इसका एक ये फायदा भी हुआ कि वहां पे जो उनकी अलायंसेस है वो इनको कोशिश कर रही है कि तुम कम करो, इस टाइप से लड़ाई मत करो। और वहां से रशिया भी इनको कह रहा है कि मत करो, वॉर में नहीं हमने जाना। तो उससे फर्क पड़ना चाहिए और सिचुएशन थोड़ी ठीक होनी जरूर चाहिए, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कंट्रीज हर दोनों साइड से उनको बोल रही हैं कि बैक ऑफ हो जाओ, तो ऑब्वियसली प्रेशर पड़ने से कुछ फर्क तो पड़ेगा ही। पर सिचुएशन मैं यही कहूंगी कि वर्ल्ड में अब सुन के न्यूज है, ऐसे लग रहा है कि वर्ल्ड में सिचुएशन एज टाइम मैं कहूंगी पास होता है, लोग एडवांस होते हैं बहुत और अक्लमंद होते हैं, जिनको पता चलना चाहिए कि लड़ाई किसी चीज का भी हल नहीं होता। और जमीनों के लिए लड़ रहे हो आप, पता नहीं कितने सालों से ऐसी चीजें चलती आ रही हैं। अब तो संभल जाओ, अब तो सुधर जाओ, अब तो रियलाइज कर लो कि इससे कितनी डेथ्स होती हैं, मिलना किसी को कुछ नहीं। पर सैड सिचुएशन है कि अभी तक वही चीजें चलती आ रही हैं। राइट, सो काफ़ी अच्छा था। इसमें अगर आपने रिसेंटली देखा हो तो टर्की जो है बहुत ही एंटी इंडिया काइंड ऑफ न्यूज़ में लगा हुआ था। आपने देखा था कुछ न्यूज़ में भी आया था कि इंडिया के अगेंस्ट था और पाकिस्तान के साथ था, तो काफ़ी लोगों को अचंभा हुआ था। उसका रीज़न ये था कि टर्की अभी भी नेटो का मेंबर है। तो बट अगर आप जीडीपी देखते हैं, प्रोग्रेस देखते हैं, तो इंडिया बहुत ऊपर है और टर्की बहुत नीचे है। तो पहली बात तो ये है कि आप जीडीपी देखिए और कंट्री की पावर देखिए, इंडिया ऊपर है, टर्की नीचे है।
इसलिए टर्की को मैं कहूँगा ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया से कारोबार की, नॉट द रिवर्स। इंडिया को कोई ज़्यादा इतना कुछ नहीं है टर्की से। मैं भी सोच रही थी कि जैसे तो बोल रहे थे इतना इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत पावरफुल कंट्री है, वेपन्स में भी नंबर 4 है, तो इंडिया बहुत पावरफुल हो चुकी है। टर्की जो है उसको होना चाहिए कि मैं इंडिया से अगर रिलेशन अच्छे बनाऊं जिससे व्यापार हो, वरना इंडिया को ज़्यादा नहीं है टर्की से। सिर्फ यहाँ पे पॉलिटिकल मूव ये था कि जब टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करा था तो इंडिया ने आर्मीनिया को सपोर्ट किया, दिखाने के लिए कि हम काउंटर बैलेंस है, क्योंकि सारे जो इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं उसमें काउंटर बैलेंस दिखाना पड़ता है। तो इंडिया ने काउंटर बैलेंस दिखाया कि तुम अगर यहाँ जाते हो तो हम आर्मीनिया के पास जाएंगे, और अगर नहीं पता तो पता चलना चाहिए इंडिया 4th पावरफुल कंट्री है इन द वर्ल्ड इन केस ऑफ मिलिट्री, राइट। तो अगर इंडिया काफ़ी तरीके से हेल्प कर सकता है आर्मीनिया को, और फिर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक तरीका था मैसेज बताने का, और काफ़ी अच्छी, और जिस तरह से इंडिया आगे ग्रो कर रहा है, कंट्रीज अब चाहती हैं, ऑस्ट्रेलिया चाहता है ट्रेड करना, जापान चाहता है ट्रेड करना, टर्की तो छोटी कंट्री है, उसको वो भी चाहेगी, अगर नहीं करेगी तो उनको पता है कि गलत रास्ते में। और दूसरी बात, आपने हिस्ट्री देखी हो तो ऑटोमन एम्पायर में आपको पता होगा क्रूसेड्स हुए थे, जहाँ पे यहाँ से चर्च ने अपने क्रिश्चियन भेजे थे, वहाँ से उनके सर चाहे थे, फाइट हुई थी और काफ़ी हद तक कॉन्स्टेंटिनोपल को हरा दिया गया था, उस पर कब्जा कर लिया गया था, फिर वापस आ गया था, तो बहुत कुछ हुआ था और ऑटोमन एम्पायर पूरा ब्रेक हो गया था। तो पुराने ज़माने की बात है, वैसे अगर देखें तो यूके भी पुराने ज़माने की बात है। आज देखिए क्या रियलिटी है, तो इंसान को आज में जीना चाहिए कि आज तुम कौन हो, कुछ खास नहीं कंपेयर टू इंडिया। हाँ ठीक है, तो अपनी कंट्री, और यहाँ पे क्या है कि टर्की के बाद यूरोप चालू हो जाता है, तो वो ठीक है, आप उस एरिया में हैं, आप नेटो के बन गए हैं मेंबर, परंतु इंडिया अपने बल पे ही पावरफुल है, राइट। इन स्पाइट ऑफ आप नेटो में अपनी पावर में ही इंडिया 4th लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल कंट्री है मिलिटरीली। क्यों 4th बोलते हैं? पहला जो है यूएसए है, फिर रशिया, फिर चाइना, फिर इंडिया। और बहुत तेज़ी से जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है, और ये गवर्नमेंट जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, बहुत जल्दी इंडिया 3rd, 2nd और 1st भी हो सकता है, विच इज़ अ गुड थिंग। ये तो लोगों पर डिपेंड करता है, मगर यहाँ पे सिर्फ इसका स्ट्रेटेजिकली एक ही था, उनको बताना कि काउंटर बैलेंस है, और काउंटर बैलेंस दिखा दिया मोदी जी ने। और ऑफकोर्स ये बातें जो होती हैं ये सडन ही करें, आप किसी को बताएंगे थोड़ा ना, आप जाएंगे मिलेंगे तो अगले को झटका लगेगा रियली कि इनका काउंटर बैलेंस है, और उनको पता भी होगा कि हाँ, इसका कहने का मतलब है कि हम दोस्ती इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब और वेपन्स जा सकते हैं। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो यहाँ से इंडिया भी कर सकता है, विच इज़ अ वेरी गुड मैसेज काउंटर बैलेंसिंग के लिए। तो वेरी नाइस वीडियो। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट सेक्शंस में अपने थॉट जरूर शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।